हेलो 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 प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जेई मीन्स बस पास में ही है, तो रिवीजन आप करते रहें। टेस्ट देना ज़रूर, बिल्कुल भी ना भूलें। टेस्ट बेटा इस समय पे सबसे इम्पोर्टेंट है। टेस्ट से ही आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी और रिवीजन भी होगा। तो टेस्ट इस समय पे क्या है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों, बाकी हम आपके लिए रिवीजन के लिए और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज ला ही रहे हैं, जिसकी श्रृंखला में आज हम अल्टरनेटिंग करंट डिस्कस करने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए, बढ़िया बढ़िया सवाल इसमें करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें कवर कर देंगे। तो बिना समय को बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। चलिए, क्या बोल रहा है सवाल। इफ आरएमएस करंट इन अ 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 5 एम्पियर। अब इस क्वेश्चन में बेटा सीधा सीधा बोल दिया आरएमएस करंट है, तो हमको आई आरएमएस दिया हुआ है। अच्छा, अगर आरएमएस मेंशन नहीं भी करता तो हम क्या मान के चलते हैं, क्यों आरएमएस करंट ही दिया। अगर मान लीजिए आपसे बोला कि करंट इन इन एन एसी सर्किट इज 5 एम्पियर, तो हम उसको आरएमएस में ही मान के चलते हैं। और हर्ट्ज में दिया है, मतलब एफ की दी हुई वैल्यू 50 हर्ट्ज। ठीक, अब आई जो ये टाइम पीरियड जो होता है बेटा, वो होता है 1/f इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एफ। तो ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा आपको, 2 पाई एफ रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमको मिल जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये हमको ओमेगा मिल गया। ठीक है, फिर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ करेंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0। अच्छा, तो करंट की इक्वेशन कैसी होगी एसी में, वो हो जाएगी सर आई नॉट, वो हो जाएगी आई मैक्स, ठीक, इनटू हम मान लेते हैं साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन है करंट की। यस सर। अब आई मैक्स की वैल्यू क्या है, तो आई मैक्स जो होता है बेटा, आई मैक्स अपॉन √2 जो होता है वो होता है बेटा आई आर एम एस। तो हमको आई मैक्स की वैल्यू हमको सीधे सीधे पता है, वो हो जाएगी 5√2 एम्पियर। इतना हो जाएगा मैक्सिमम करंट, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है जो फ्लो हो रहा है सर्किट में। तो आई का इक्वेशन हमको मिल गया 5√2 इंटू साइन ओमेगा की वैल्यू हमको पता है 100 पाई t एम्पियर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आई, ये हमको मिल गई। अब हमको क्या बताना है, पहले हमको निकालना पड़ेगा कि इस आई की वैल्यू 0 कब हुई। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आई को 0 पुट करना पड़ेगा। इसको 0 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ हमको t इक्वल टू 0 सेट मिल गया। t इक्वल टू 0 पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि जिस मोमेंट पे आई की वैल्यू 0 थी, उससे 1/300 सेकेंड बाद, मतलब t1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/300, 0 प्लस 1/300 सेकेंड, मतलब 1/300 सेकेंड पे हमको आई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ निकाल देता हूँ, I1 इसको हम कह लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 5√2 साइन 100 पाई इंटू 1/300 एम्पियर। ये कटेगा ऐसे, ये हो जाएगा 5√2 इंटू साइन पाई/3 कितना हो जाएगा, √3/2। तो ये हमारे पास 5√3/2 एम्पियर आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो एक आसान सवाल था, पर अच्छा सवाल था, ठीक सवाल था, ये हमने किया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, when a voltage measuring device is connected to AC means the meter shows a steady input of 220 वोल्ट। अब क्या है बोल रहा है, 220 वोल्ट का स्टेडी इनपुट है। हमें मालूम है कि एसी करंट जो होता है वो टाइम वेरिंग होता है, स्टेडी नहीं होता।
पर वोल्टेज तो स्टेडी करंट दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि वोल्ट मीटर जो है, वोल्टेज जो मेजरिंग डिवाइस है वो किसको मेजर कर रहा है, वो आरएमएस वैल्यू को मेजर कर रहा है। तो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस, इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस किसको मेजर कर रहा है बेटा, आरएमएस वैल्यू को। ठीक है, मतलब ये वी आरएमएस दिया हुआ है, जो 220 वोल्ट दिया हुआ वी आरएमएस दिया हुआ है। अच्छा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगी फिर, 220 √2 वोल्ट हो जाएगी। 220 √2 वोल्ट हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज। ठीक, अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, इनपुट वोल्टेज कैन नॉट बी ऐसी वोल्टेज, गलत है। ठीक, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बोला ही है ना एसी मींस है। ये तो पहला इलॉजिकल स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट, गलत। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 220 √2। मीटर रीड्स नॉट वी बट इज कैलिब्रेटेड टू, ये जो सिंबल है ना, ये है वीआरएमएस का। वीआरएमएस ये होता है स्क्वायर करके रूट निकालना। तो ये बात सही है, बोल रहा है कि मीटर वीआरएमएस को रीड कर रहा है, ये बात सही है। मीटर जो है वीआरएमएस को रीड कर रहा है। पॉइंट ऑफ द मीटर स्टक, गलत। आंसर इज सी। ठीक है बेटा, तो बेसिक सवाल था, कॉन्सेप्ट इसमें ये था कि वीआरएमएस को वो क्या करेगा, मेजर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, टू रिड्यूस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट विद अ जनरेटर। ठीक है, एलसीआर सर्किट में रेजोनेंट जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमको कम करना है। ठीक है, अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा, रेजोनेंस के केस में ओमेगा आर जब रेजोनेंस होता है वो क्या होता है, 1/√ऑफ LC। यस, और अभी हमने देखा पीछे की एफ की वैल्यू होती है 2 पाई ओमेगा/2 पाई। तो एफ की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा/2 पाई। ठीक है, एफ या म्यू, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 पाई इंटू 1/√ऑफ LC। ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। yes. अब बोल रहा है कि इस फ्रिक्वेंसी को कम करना है। अच्छा, इसको कम करना है, हम चाहते हैं कि इसको कम करें। इसको कम करने के लिए हमको एल या सी में से कोई एक बढ़ाना पड़ेगा या दोनों बढ़ाने पड़ेंगे। या तो एल को बढ़ाओ या सी को बढ़ाओ या दोनों को बढ़ाओ। यस, जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है, अब हमको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कम करनी है, राइट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में हम दो ही चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, एल और सी को। जनरेटर की फ्रीक्वेंसी तो फिक्स होगी ना, तो ये वाला ऑप्शन तो लॉजिकल, जनरेटर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर दे तो फिर एसी का क्वेश्चन ही नहीं बना, इसमें कॉन्सेप्ट कहाँ लगा। नेक्स्ट, एनदर कैपेसिटर, अच्छा अब सी को बढ़ाना है। जब एनदर कैपेसिटर इज शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट। अच्छा, तो मान लेते हैं पहला कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ था सी, इसके पैरेलल हमने एक कैपेसिटर C1 लगा दिया, तो इसका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C प्लस C1। मतलब C की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और C की वैल्यू बढ़ाना ही तो चाहते थे हम, तो ये बात सही है। गुड, फिर क्या बोल रहा है, द कोर ऑफ इंडक्टर शुड बी रिमूव्ड, आयरन कोर ऑफ इंडक्टर शुड बी रिमूव्ड। ठीक है, इंडक्टर का आयरन कोर जो है वो रिमूव कर देना चाहिए। तो हाँ, तो इंडक्टर का हमको क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। यस, ये बोल रहा है। अब इंडक्टेंस क्या होता है, व्हाट इज इंडक्टेंस। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, फिर तभी आप इसका आंसर बता पाओगे कि इंडक्टेंस क्या है फॉर्मूला। ठीक, तो इंडक्टेंस जो होता है, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला है म्यू एन स्क्वायर A/L। यहाँ पे आप देख सकते हो एल किस पे प्रोपोर्शनल है, म्यू के। म्यू क्या है, जो मटेरियल मीडियम का है उसकी परमेबिलिटी। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल मीडियम जो इंडक्टर में डला हुआ, परमेबिलिटी। ठीक, ऑफ
द मटेरियल। ठीक। अब आप बोल रहे हो कि अगर हम आयरन को हटाएंगे तो हम म्यू को कम कर रहे होंगे, क्योंकि आयरन का म्यू ज्यादा होगा तो एल भी कम हो रहा होगा, पर हमें तो एल बढ़ाना है, हमें तो एल बढ़ाना है। तो अगर हम आयरन को हटा लेंगे तो एल कम हो जाएगा, पर हमको तो एल बढ़ाना था, तो ये गलत हो गया। डाइलेक्ट्रिक ऑफ द कैपेसिटर शुड बी रिड्यूस रिमूव। अब सी क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहाँ पे के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इन बिटवीन द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अगर आप डाइलेक्ट्रिक को निकाल दोगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, पर हमको तो बढ़ाना था, तो ये वाला भी गलत हो गया, तो आंसर इज बी। ठीक, यस। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ एलसीआर सर्किट फॉर कम्युनिकेशन। बेटर ट्यूनिंग के लिए कैसा चाहिए, ठीक। बेटर ट्यूनिंग के लिए ऐसा एलसीआर सर्किट चाहिए जिसका क्वालिटी फैक्टर क्या हो, सबसे ज्यादा हो। क्वालिटी फैक्टर शुड बी हाई। ऐसा सर्किट लो, ऐसा सर्किट लो, ऐसा सर्किट लो, ठीक, जिससे कि क्या हो, क्वालिटी फैक्टर क्या हो, हाई हो। अब क्या करेंगे, इन सभी केस में क्वालिटी फैक्टर निकालोगे। क्यू क्या होता है, अब कहाँ की बात हो रही है, देखो ध्यान से। क्वालिटी फैक्टर कहाँ पर, रेजोनेंस के केस में, जब रेजोनेंस हो रहा है तब का क्वालिटी फैक्टर। अच्छा, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, वो होता है ओमेगा एल अपॉन आर, ये होता है। अब रेजोनेंस के केस में जब रेजोनेंस हो रहा है तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 1/√LC, यहाँ पुट कर दो, 1/√ऑफ LC इंटू एल अपॉन आर। तो हमारे पास आ जाएगा 1/r इंटू √L/C। ये क्वालिटी फैक्टर आ गया। ठीक, ये क्या आ गया बेटा, क्वालिटी फैक्टर आ गया। पर ये क्वालिटी फैक्टर कब है, जब रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस के केस में क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, अब तीनों ही केसेस का क्वालिटी फैक्टर आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। तो पहले नंबर केस में हम क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करें तो 1/r, आर की वैल्यू क्या दी है पहले क्वेश्चन में 20, इंटू √L की वैल्यू कितनी है 1.5, और C की वैल्यू कितनी 35, और 10 की पावर -6 यहाँ पर है, वो मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो 10 का क्यूब बन जाएगा वो। ठीक, 10 का वो क्या बन जाएगा, क्यूब। 10 की पावर -6 को मैंने बाहर निकाल दिया अंडर रूट के, तो 10 का क्यूब बन गया, नीचे था 10 का पावर -6। चाहो तो आप मैं एक बार लिख भी देता हूँ, फिर अगली बार से अगले स्टेप में नहीं लिखूंगा। इंटू 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा 1/20 √1.5 इंटू 35 इंटू 10 का क्यूब, ऐसा बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टाइम से नहीं लिखूंगा, अब मैं अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ कि कितनी वैल्यू आती है। ठीक है, तो 1/20 इंटू √1.5 डिवाइडेड बाई 35, तो आ रहा है 0.0110 इंटू 10 का क्यूब। ये हमारे पास आ गया 10, क्वालिटी फैक्टर इसका। ठीक, अब अगले केस में बी केस में हम क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, तो 1/25 √2.5 अपॉन 45 इंटू 10 का क्यूब। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करो। ये आया है 0.0094 इंटू 10 का क्यूब, ये हो जाएगा 9.4। सी को ऑप्शन में करोगे, क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट, सेम फॉर्मूला, बस वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना, कोई दिमाग इसमें नहीं लग रहा है। ठीक, ये कितना आ जाएगा,
0.022। और डी ऑप्शन में करो आप फाइनली, आखिरी में। या 0.007। ठीक है, ये 7 आ गया क्वालिटी फैक्टर। अब देखो बताओ भाई मैक्सिमम किस में है। कुछ नहीं किया, ये जो फॉर्मूला था इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी चारों ऑप्शन की। सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है, सबसे ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है इनमें से, मतलब इन सब में सबसे अच्छा क्वालिटी फैक्टर किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है, सी का। आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद सी के बाद सबसे अच्छा कौन सा होगा, ए। ठीक, क्योंकि इसका 10 है। ठीक, सबसे बेस्ट कौन सा है, सी। सेकंड बेस्ट कौन सा है, ए ऑप्शन ए। ठीक, तो बेस्ट पूछा था तो हमने बता दिया। ठीक है भाई। अब ये क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है द इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 1 ओम। अच्छा, मतलब एक्सएल दिया हुआ है। अगर रिएक्टेंस वर्ड ना भी यूज करे तो ध्यान रखना, अगर ओम में वैल्यू दी है तो मतलब रिएक्टेंस दे रहा है। एंड रेजिस्टर ऑफ 2 ओम, आर की वैल्यू दी हुई है 2 ओम। ठीक, इज कनेक्टेड इन सीरीज टू टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट आरएमएस एसी सोर्स। मतलब वी आरएमएस दिया हुआ है क्या, 6 वोल्ट। ठीक, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज, कितना पावर डिसिपेट होगा। ठीक, ठीक है। अब इसमें क्या है, एल और आर है, तो ऐसा बना दो सर्किट। ठीक, ये एल है, ये आर है। अब इसका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, फेजर डायग्राम सर ऐसा बनेगा। ठीक है, ये एल, ठीक, ये सी, सी भी दिखा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आर, ये आर, ये एक्स एल, ये एक्स सी। ठीक, तो कॉस फाइव क्या हो जाएगा, कॉस फाइव, ये हमारा है जेड, ये हमारा है जेड। तो कॉस फाइव क्या हो जाएगा, आर अपॉन जेड। और जेड क्या होता है, जेड होता है इस पूरे का रिएक्टेंस, वो कितना हो जाता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, लाइक दिस। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यस, ये हो जाएगा। यस, ऐसा हो जाएगा भाई। ठीक, ये ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ पर ये हमने इंडक्टर लैग करता है तो ये एक्सएल, ये एक्स, ये ऐसा दिखाना होगा। ठीक, दैट्स, ठीक। और जेड ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ये इंडक्टिव सर्किट है ऐसा। ये हमारा है 5। अब सही है। अब बोल रहा है कि पावर डिसिपेटेड बताना है। ठीक है, पावर डिसिपेटेड क्या होगा, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5। व्हाट इज वी आर एम एस,
वी आर एम एस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट इज आई आर एम एस? तो वी इज इक्वल टू होता है आई आर, ठीक, आई जेड, आई आर एम एस क्या हो जाएगा, वी अपॉन जेड, ठीक, तो वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड इंटू कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर अपॉन जेड, ठीक। अब यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट है तो सी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ से हमारे पास सीधे वी आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू है 2 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। तो यहाँ से आप अगर निकालोगे इस इक्वेशन से z की वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ r की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर प्लस xl की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 5, ये आ जाएगी z की वैल्यू इतने ओम्स, इतने ओम्स, यस। अब यहाँ पर आप पुट कर दोगे जेड स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5, जेड है अंडर रूट ऑफ 5 ओम तो जेड स्क्वायर हो जाएगा 5, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 14.4 वाट, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 14.4 वाट, हमारा आंसर आ जाएगा सी। तो आसान सवाल था, ठीक, बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक। नेक्स्ट, आई होप आपको मैंने डिटेल में समझा दिया, राइट। अब बोल रहा है आउटपुट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज मेजर्ड बाय 24 वोल्ट। अच्छा, आउटपुट बताया गया है तो हमको Vs दे दिया, सेकेंडरी कॉइल में जो आउटपुट मिल रहा है वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ, अच्छा क्या दिया हुआ है ये भी समझना जरूरी होता है, Vs दिया हुआ है 24 वोल्ट, ठीक है, कनेक्टेड टू अ 12 वाट लाइट बल्ब। अब यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा होगा, ये इनपुट है और ये आपका आउटपुट है, ऐसा ये है इनपुट और ये है आउटपुट, और यहाँ पे आपने ऐसे ऐसे बल्ब लगाया हुआ, ठीक, यहाँ पे आपने ऐसे ऐसे बल्ब लगाया हुआ है और बल्ब में पावर कितनी जा रही है, पीएस कितना है 12 वाट, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट हमको बतानी है, तो सिंपल हो गया, पी एस क्या हो जाएगा वी एस इंटू आई एस। अब ये वैल्यू क्या दी हुई है, ये आर एम एस दी हुई है, क्योंकि जब मैंने बोला ना ऐसे बोल दिया जाए 24 वॉट करंट है या 24 वॉट वोल्ट है या 24 एम्पियर करंट है, ऐसे सिंपल सीधे सीधे बोला जाए तो आर एम एस वैल्यू रिपोर्ट हो रही है, तो यहाँ पे आप आर एम एस डालोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, आर एम एस आ जाएगा, ठीक, ठीक। अब यहाँ पे क्या लगा है, एक cos फाइव ही तो आएगा, हाँ सर। अब यहाँ पे क्या लगा है, एक बल्ब लगा हुआ है, अच्छा बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब में क्या है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है कुछ, तो रेजिस्टेंस जब ये कैसा प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में हम अगर देखें तो cos फाई की वैल्यू क्या होगी, cos फाई की वैल्यू क्या होगी, हो जाएगी R अपॉन जेड, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में Z की वैल्यू हो जाएगी R के बराबर, तो cos फाई की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। कब होगी cos फाई 1 के बराबर, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, तो यहाँ पर ये जो cos फाई लिखा हुआ है इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू क्या है 1 है, क्यों, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। अब पी एस का वैल्यू कितना दिया है 12 वॉट, वी एस आर एम एस का वैल्यू कितना दिया है 24 वोल्ट, तो हमको आई एस आर एम एस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा, आई एस आर एम एस कितना हो जाएगा 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर, यस। तो पीक वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, आई एस पीक वैल्यू, या इसको हम आई एस नॉट से दिखाते हैं, वो कितना हो जाएगा आई एस आर एम एस इंटू √2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू √2, तो हमारे पास हो जाएगा 1/√2 एम्पियर, 1/√2 एम्पियर, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आपको सारे स्टेप्स मैंने बता दिए कि cos फाई की वैल्यू 1 क्यों ली, ठीक, और आउटपुट के केस में हमको सब कुछ डेटा दिया हुआ तो सीधे हमने पी एस इक्वल टू वी एस आर एम एस इंटू आई एस आर एम एस लगा दिया और सीधे आंसर में हम पहुंच गए, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC circuit increases, the current first increases then decreases.
करंट क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर उसका डिक्रीज हो रहा है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट मोस्ट लाइकली टू कंप्राइज। एक बात मुझे बताओ, Z क्या होता है, किसी भी एक सर्किट में क्या क्या होता है? Z होता है, R होता है, C होता है, तीन चीज हम पढ़े। मान लेते हैं एक सेकंड के लिए तीनों चीजें उसमें हैं, लाइक दिस। ठीक, ये R है, ये L है, ये C है। इस सर्किट का Z आप कैसे लिखोगे सर? वो तो हम लिखेंगे R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यस सर। उसको हम और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। यस। अब जब हम ओमेगा को बढ़ाते हैं, जब हम ओमेगा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो जब हम ओमेगा को बढ़ाते हैं तो Z जो होता है वो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीज। ठीक है, Z की वैल्यू पहले डिक्रीज होती है और फिर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर XL ओमेगा पे डिपेंड से प्रोपोर्शनल है और ये ओमेगा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो क्लियरली XL बढ़ेगा, XC कम होगा, तो जो इम्पीडेंस होगा, नेट इम्पीडेंस, वो क्या होगा, कम होगा पहले और फिर बढ़ेगा, कम होगा और फिर बढ़ेगा। ये बढ़ेगा, ये कम होगा, पर इसके बढ़ने और कम होने का रेट पे डिपेंड करता है। ये थोड़ा बड़ा, मान लीजिए 1 यूनिट बढ़ा, ये 2 यूनिट कम हो गया, तो नेट क्या हो गया, कम हो गया। तो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज होता है। ठीक, तो इसका जो ग्राफ होता है वो भी ऐसा दिखता है, मैं बना देता हूँ। इसका जो ग्राफ होता है ना, करंट का, करंट वर्सेस जेड का ग्राफ, ठीक है, वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि जब हम ओमेगा को बढ़ाते हैं तो करंट वर्सेस जेड ग्राफ कैसा बनता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर करंट है, यहाँ पर जेड है। जब हम ओमेगा को बढ़ाएंगे तो जेड क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो करंट वर्सेस जेड ग्राफ, यहाँ पर क्या हो जाता है, जेड मिनिमम यहाँ पर आपको मिलेगा, मिनिमम पॉसिबल जेड आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और करंट वर्सेस ओमेगा ग्राफ, सॉरी, करंट वर्सेस ओमेगा ग्राफ, जब हम ओमेगा बढ़ाएंगे तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा और एक ऐसे पॉइंट तक बढ़ेगा जब जेड मिनिमम मिलेगा और फिर वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। दिस इज द कर्व ऑफ आई ओमेगा कर्व, आई ओमेगा कर्व, आई ओमेगा कर्व ऐसा होता है, आई ओमेगा कर्व ऐसा होता है। यस, और ये कर्व ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ दीज टू टर्म्स, एक्सएल और एक्सी। सिर्फ अगर इंडक्टर है या कैपेसिटर है, अगर सिर्फ इंडक्टर है या सिर्फ कैपेसिटर है तो कर्व ऐसा नहीं बनेगा। अगर सिर्फ इंडक्टर है तो ओमेगा बढ़ाने पे कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, तो जो करंट का ग्राफ कैसा होगा, आई ओमेगा का ऐसा है, नेगेटिव स्लोप वाला। और अगर सिर्फ कैपेसिटर होगा तो ओमेगा बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा, राइट। बट एल और सी दोनों होने की वजह से एक यूनिक कॉम्बिनेशन, ये यूनिक टर्म ऐसी आ रही है जिसमें एक टर्म बढ़ेगा दूसरा टर्म कम होगा, तो दोनों का नेट वैल्यू में हम देखने को मिलेगा कि पहले जेड एक ऐसा पॉइंट आएगा तब कम होते होते मिनिमम में आएगा फिर बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके का एक कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ मिलेगा। ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि एल और सी दोनों सर्किट में, अच्छा आर के होने या ना होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो या तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों हो या ये तीनों हो। अगर सिर्फ इंडक्टर है सिर्फ कैपेसिटर है तो ऐसा ग्राफ नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिंग टर्म्स यहाँ पर नहीं है, नहीं होंगे। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी। आई होप आपको समझ में आया, इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स भी थी समझने के लिए, कहीं कहीं सवाल में मैथमेटिकली भी सोचना पड़ता है तभी आप चीजों को पकड़ पाओगे। ठीक, नेक्स्ट, इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट करंट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स इन सर्किट। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, करंट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, which of the following elements are likely to constitute the circuit। अच्छा, एक बात बताओ, आई क्या है सर, वो तो है V अपॉन जेड। ठीक, अगर हम RMS की वैल्यू भी करें तो V RMS अपॉन जेड। अच्छा,
बोला जा रहा है करंट इंक्रीजेस, अच्छा करंट हो रहा है इंक्रीज, इसका मतलब है जेड को क्या होना चाहिए, डिक्रीज कंटिन्यूसली। अब जेड क्या होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ, अभी मैंने लिखा था एक्सएल की जगह ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक, ओमेगा बढ़ाने पे जेड कम होना चाहिए। अच्छा, आप ये बताओ अगर एल का टर्म होगा तो ओमेगा बढ़ाने पे जेड बढ़ाएगा कि कम करेगा? एल जो है वो ओमेगा बढ़ाने पे जेड को बढ़ाने की टेंडेंसी देगा। अच्छा, और कैपेसिटर जो है ओमेगा बढ़ाने पे जेड को कम करने की टेंडेंसी देगा। अच्छा, कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे कंटिन्यूअसली करंट कम हो रहा है, इसका मतलब एल तो होना ही नहीं चाहिए सर्किट में, क्योंकि अगर इंडक्टर होगा तो वो उसकी टेंडेंसी है कि वो जेड को बढ़ाने की तरफ लेके जाएगा, वो जेड को बोलेगा तुम बढ़ो। इंडक्टर शुड नॉट बी इन द सिस्टम। अच्छा, रेजिस्टेंस के होने या ना होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सिर्फ रेजिस्टर और कैपेसिटर हो सकते हैं या अकेला कैपेसिटर हो सकता है, दोनों ही केस चल जाएंगे। इंडक्टर बस नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इंडक्टर की टेंडेंसी है कि जेड को वो बढ़ाएगा, पर चूंकि बोला गया है कि ओमेगा बढ़ाने पे जेड कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, तो इंडक्टर कैन नॉट बी देयर। रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंसेस एट हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, कौन सा सही चीज है? ठीक है, पहली बात, एसी करंट में, एसी जो हम करंट देते हैं, सप्लाई करते हैं, उसमें आ, जैसे मान लेते हैं सप्लाई सप्लाई करने वाली एक हम बना लेते हैं, दिस इज अ सप्लाई लाइन, दिस इज आवर सप्लाई लाइन। ठीक है, अब इस सप्लाई लाइन में क्या होगा, एसी करंट दिया जाएगा, एसी एसी करंट के फॉर्म में जो है पावर को जो है ट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक है सर, सही बात है। अब पावर जो होती है वो क्या होती है सर? वी आर एम एस, आई आर एम एस, हाँ, और कॉस फाइव, हाँ सर, ये होती है। ठीक, ये पावर ट्रांसमिटेड है जो इससे आ रही है। अच्छा, यहाँ पर इस पूरे के पूरे, इस पूरे के पूरे जो ये हमारी जो सप्लाई लाइन है, इसमें क्या है? इसमें सर रेजिस्टेंस है, इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। अच्छा, तो पावर लॉस होगा किसके थ्रू? रेजिस्टेंस के थ्रू। यस सर, तो ये पावर की कौन सी पावर है? जो सप्लाई हो रही है, और पावर लॉस किसके थ्रू होने वाला है? रेजिस्टेंस के थ्रू। वो कितना होगा? आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। यस सर, पावर लॉस तो ये होगा ना, दिस इज लॉस ऑफ पावर। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? आई पे, करंट पर। करंट ये बोलता है, जो रेजिस्टेंस है वो ये बोलता है कि ये हमको तो आई से मतलब है। अच्छा, पावर लॉस को हमें क्या करना है? कम से कम रखना है, कम से कम एनर्जी का लॉस हो, तो हमको आई को कम से कम रखना हो। तो अगर हम आई को कम करेंगे तो वी को हमें बढ़ाना पड़ेगा सेम पावर सप्लाई करने के लिए। ये पावर सप्लाइड है, ये सप्लाई है, और ये क्या है? ये लॉस है। ठीक है, तो सेम पावर सप्लाई करने के लिए आई कम करेंगे तो वी बढ़ जाएगा। तो इस पूरे में जो एसी की जो लाइनें होती है, जो आप घर के बाहर देखते हो, वहां पे क्या होता है? हाई वोल्टेज होता है, वो इसलिए होता है। क्यों? क्योंकि हाई अगर वोल्टेज रखेंगे तो करंट जो होगा आई आर एम एस वो कम हो जाएगा और पावर लॉस कम होगा। ठीक, तो ये बात आपको समझनी है, पहली बात। तो देयर इज अ लोअर करंट, ये बात सही है, करंट को कम रखा जाता है जिससे पावर लॉस कम हो। लोअर करंट एम्प्लाइज लेस पावर लॉस, ये बात भी सही है। लोअर करंट क्यों रखा जा रहा है? जिसमें पावर लॉस कम हो। ट्रांसमिशन लाइन कैन बी मेड थिनर, ट्रांसमिशन लाइन की मोटाई बढ़ानी पड़ेगी। ठीक, क्योंकि अगर पावर लॉस को कम करना है, अगर आपको पावर लॉस को कम करना है तो आपको रेजिस्टेंस भी क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? वो होता है रो एल अपॉन ए। अगर आप एरिया बढ़ाओगे, मतलब जो आपका वायर है उसको मोटा बनाओगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो पावर लॉस को कम करने के लिए हमको जो वायर यूज करना है, मोटा करना है। पतला वायर यूज करोगे तो उल्टा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब वायर को पतला करोगे तो रेजिस्टेंस उल्टा बढ़ जाएगा।
तो ये वाला चीज तो गलत हो गई। दे शुड बी मेड थिकर। इट इज इजी टू रिड्यूस वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये बात तो सही है। यहाँ पे वोल्टेज हाई है, इसके एंड में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है सप्लाई, सप्लाई स्टेशन, और यहाँ पर है रिसीवर। अब रिसीवर के पास यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, और ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी। तो एक अच्छा सवाल था, गुड क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक सवाल था बट गुड। नेक्स्ट, फॉर एन LCR सर्किट, पावर ट्रांसफर फ्रॉम ड्राइविंग सोर्स टू एन ड्राइविंग ऑक्सीलेटर इज I स्क्वायर Z cos phi। अब ये स्टेटमेंट का मतलब समझो। यहाँ पर एक ऑसिलेटर लगा हुआ है, ठीक है, ये है क्या, ऑसिलेटर। ठीक है, ऑसिलेटर का मतलब क्या है, इसमें L, C और R का कोई कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। इसके अंदर L, C, R का कोई कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे C भी है, यहाँ L भी है, यहाँ R भी है। एक से अधिक भी हो सकते हैं, मैंने एक सिर्फ आपको पिक्टोरियली दिखाया है। और यहाँ पर एक पावर का सोर्स लगाया है बाहर। अब बोल रहा है कि ये जो पावर का सोर्स है, ये जो पावर का सोर्स है, ये ट्रांसफर कर रहा है, ये पावर का सोर्स एनर्जी दे रहा है इस ऑक्सीलेटर को। ठीक, सही बात है। ठीक, ये पावर का सोर्स इस ऑक्सीलेटर को एनर्जी दे रहा है। ठीक, अब यहाँ का पावर का जो सोर्स है, ये किसको, ऑक्सीलेटर को एनर्जी दे रहा है, राइट। तो वो एनर्जी कितनी होती है, P इक्वल टू आई स्क्वायर जेड कॉस फाई। ये बात हमको मालूम है, ये बात सही है। आई स्क्वायर जेड कॉस फाई लिख सकते हैं। ठीक, या इसको हम कैसा लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाई जेड कॉस फाई, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कॉस फाई क्या है, कॉस फाई सर वो है R अपॉन जेड। ठीक, R की वैल्यू पॉजिटिव, Z की वैल्यू भी पॉजिटिव, तो कॉस फाई क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। तो कॉस फाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, और कॉस फाई पॉजिटिव है, आई स्क्वायर पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। पीवी जीरो होगा, पीवी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, द ड्राइविंग फोर्स कैन गिव नो एनर्जी टू द ऑसिलेटर इन सम केसेस। ये बात सही है। कैसे सही है बताओ भाई। अगर मान लेते हैं भाई मैंने ये बोला ऑसिलेटर में LCR का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब मान लो कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें रेजिस्टेंस प्रेजेंट ही नहीं है, मान लीजिए रेजिस्टेंस एब्सेंट है। रेजिस्टेंस एब्सेंट है अगर, तो सिर्फ इसमें क्या है, L और C ऑसिलेटर के अंदर। तो R की वैल्यू जीरो हो जाएगी कि नहीं। जैसे R की वैल्यू जीरो हुई, cos फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों, cos फाई क्या है, R अपॉन जेड। और cos फाई की वैल्यू जैसे जीरो हो जाएगी, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, VRMS IRMS, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, I स्क्वायर जेड cos फाई। और जैसे ये हुआ जीरो, ये हो गया जीरो। तो ये बात सही है कि P जीरो हो सकता है किस केस में, जब ऑक्सीलेटर के अंदर रेजिस्टेंस प्रेजेंट ही ना हो। ठीक, द ड्राइविंग फोर्स कैन नॉट साइफर नॉट एनर्जी। भाई इस ऑसिलेटर के अंदर कोई भी एनर्जी का सोर्स नहीं होता है। इस ऑसिलेटर के पास खुद की कोई भी एनर्जी नहीं है, नो एनर्जी सोर्स। इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, इसके पास खुद का कोई एनर्जी सोर्स थोड़ी है। तो आप उसमें से साइफन आउट नहीं कर सकते। भाई साइफन आउट का मतलब है ऑसिलेटर में से एनर्जी निकालना। भाई इसके पास एनर्जी खुद की है ही नहीं, तो उसमें से निकालोगे क्या, राइट। तो ये वाली बात भी सही है, यस ये भी सही है। नेक्स्ट, ड्राइविंग फोर्स कैन टेक अवे एनर्जी फ्रॉम आउट ऑफ द ऑसिलेटर। क्या बोल रहा है ये, ड्राइविंग फोर्स कैन, ये गलत हो गया, ये तो उसका उल्टा हो गया ना, ऊपर सी का उल्टा लिखा हुआ। ये ऑसिलेटर से एनर्जी ले सकता है। भाई अभी मैंने बताया ड्राइविंग फोर्स के बाद खुद का कोई एनर्जी सोर्स थोड़ी है। ऑसिलेटर के अंदर तो सिर्फ LCR, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर लगे हुए हैं। उनके पास कोई एनर्जी का सोर्स है नहीं, उसमें से तुम एनर्जी निकाल कैसे लोगे, राइट। तो सी का उल्टा डी लिखा हुआ स्टेटमेंट, तो सी सही है, तो ऑटोमेटिकली डी विल बी रॉन्ग। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है भाई। when an AC circuit of when in an AC voltage of 220 volt is applied to the capacitor। अच्छा, तो 220 वोल्ट कैपेसिटर पे अप्लाई हो रहा है, तो बना लेते हैं भाई सर्किट। तो ये कैपेसिटर है, इस पे ऐसा 220 वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है।
ठीक, अब सबसे पहली बात, ये 220 वोल्ट क्या दी हुई है, VRMS। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर ऐसे स्टेटमेंट लिखा है AC वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, तो इसका मतलब RMS वैल्यू बता रहा है वो। तो V मैक्स, या इसको हम V नॉट भी लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा, 220√2 वोल्ट। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, 220√2 वोल्ट। तो ये ऑप्शन गलत हो गया पहला। ठीक, अच्छा, अब हम बताओ, अब मुझे मान लो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, तो कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं जो वोल्टेज अप्लाइड है उसका एक फंक्शन लिख दूं इस तरह से, साइन ओमेगा टी से मान लीजिए वो लग रहा है, तो ये कैपेसिटर है C, तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये वोल्टेज किस पे लगा, इस कैपेसिटर पे। तो हमको Q हम बता सकते हैं क्या एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? हाँ बिल्कुल सर, Q इज इक्वल टू होता है CV। तो CV, तो ये हो जाएगा C इंटू 220√2 इंटू साइन ओमेगा टी। सही है, तो हमारा Q आ गया। अच्छा, और करंट हम बता सकते हैं क्या सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो? हाँ सर, dQ/dt करके। हाँ सर, dQ/dt करके हम बता सकते हैं। और Q का हमको फंक्शन मिल चुका है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे इस वाले फंक्शन को, तो हमको मिल जाएगा 220√2 C ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। यस सर, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 220√2 C ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। इसका मतलब करंट जो है π/2 आगे चल रहा है, Q जो है सेम फेज में है, राइट। करंट जो है π/2 एंगल आगे चलेगा और Q क्या होगा, सेम फेज में। तो करंट इज इन फेज, गलत, करंट फेज में नहीं। चार्ज इज इन फेज, यस दिस इज करेक्ट। चार्ज फेज में, Q इज इन फेज बट करंट इज लीडिंग बाय π/2। पावर डिलीवर्ड टू द कैपेसिटर इज 0। अच्छा, अब पावर डिलीवर्ड क्या होगा, पावर डिलीवर्ड कितना होगा भाई, पावर, तो पावर डिलीवर कितना होगा, पावर डिलीवर होगा V इंटू आई। ठीक, V कितना है सर, V है 220√2 साइन ओमेगा टी। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, ठीक, और I कितना है, I आपका है 220√2 सी ओमेगा, 220√2 सी ओमेगा साइन कॉस ओमेगा टी। यस सर, ये कितना बन गया, ये 2 इसमें से निकाल लो, तो ये हमारे पास आ गया 110√2 इंटू 220√2 सी ओमेगा इंटू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। ये पावर हो गया। ठीक, अब आप एक बात मुझे बताओ, एक बात आप मुझे बताओ, क्या बताओ, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम, तो d/dt लिख सकते हैं इसको, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो टोटल एनर्जी एक पूरे साइकिल में कितनी वो देगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, dt को दूसरी तरफ ले जाएंगे, dt को क्या ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। यस, और एक पूरे साइकिल में कितनी एनर्जी दी गई सिस्टम को, वो निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। एक पूरे साइकिल में कितनी एनर्जी दी गई, तो जीरो से लेके कितने तक जाएंगे, अब जीरो से लेके, अब इसका जो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, ओमेगा, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π/ओमेगा। तो इस पूरे साइकिल का टाइम पीरियड कितना है, 2π/ओमेगा। तो एक साइकिल में कितनी एनर्जी दी गई वो निकालने के लिए इसको क्या कर दिया जाएगा, इंटीग्रेट। ये वाली चीज क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैं एक्स नॉट बोल देता, इसको मैं बोल देता हूँ बी नॉट, पूरी चीज को 2 मिनट के लिए, जिसमें बार बार लिखना ना पड़े। साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। यस सर, और 0 से 2π/ओमेगा इसमें आप पुट करोगे। यस सर, अब वैल्यू पुट करो जरा, कितना आ जाएगा,
माइनस बी नॉट अपॉन 2 ओमेगा, कॉस 2 ओमेगा के अंदर 2 पाई बाई टी पुट करो, तो कॉस 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा माइनस साइन माइनस कॉस 0। अब ये कितना हो जाएगा 4 पाई, तो माइनस बी नॉट अपॉन 2 ओमेगा, कॉस 4 पाई हो जाता है 1 और कॉस 0 होता है 1, ये हो गया टोटल 0। मतलब एक पूरे साइकिल में जो एनर्जी दी वो क्या हो जाएगी 0। अच्छा, तो पावर, एवरेज पावर क्या हो जाएगा, पूरे एक साइकिल में जो एनर्जी दी गई अपॉन टाइम पीरियड ऑफ साइकिल, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि पूरे एक साइकिल में जो पावर एनर्जी दी गई वो हो गई 0। यस, तो नेट पावर एक साइकिल में जो डिलीवर हुई है वो क्या हो गई है 0। इसलिए मैं कहता हूं कि कैपेसिटर और इंडक्टर में क्या होती है, कोई पावर का लॉस नहीं होता। यस, बताओ यार, तो नेट पावर जो एवरेज पावर होती है वो क्या होती है 0। यस, इसको सोचने का ये मेथड 1 है, ये बेटा मेथड 1 है। एक सोचने का इसको दूसरा तरीका भी है, क्या सर? सर पावर क्या होती है? सर वो होती है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। हाँ, कॉस फाई क्या होता है सर? वो होता है आर अपॉन जेड। यस सर, अब इस सर्किट में रेजिस्टेंस तो लगा नहीं है, तो आर की वैल्यू हो गई 0, तो कॉस फाई की वैल्यू हो गई 0, कॉस फाई की वैल्यू हुई 0, तो पी की वैल्यू भी क्या हो गई 0। तो ये वाली चीज भी एक मेथड 2 है सोचने का। नहीं तो आप इंटीग्रेट करके ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों ही तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यस, सीओडी आ जाएगा। नेक्स्ट, द लाइन ड्रॉज पावर सप्लाई, द लाइन दैट ड्रॉज पावर सप्लाई ऑफ योर होम फ्रॉम स्ट्रीट हैज। ठीक, अच्छा, आपके घर में पावर सप्लाई आ रही है, तो पावर जो सप्लाई आ रही है, मान लेते हैं कोई करंट आई आ रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी का। यस, ये करंट हमारे घर पे आ रहा है, अब इसका एवरेज पूछा जा रहा है, राइट? अच्छा, एवरेज क्या हो जाएगा, आई एवरेज, सर वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, हाँ, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। हाँ सर, लिमिट पुट कर दो सर, एक साइकिल के लिए पुट करो, तो 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा तक आप पुट कर दो। ठीक, और ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। इसको सॉल्व करना है, आई की जगह ये पुट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई बाई ओमेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी होल अपॉन, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 से 2 पाई बाई ओमेगा डी टी। ये सॉल्व करोगे ये 0 आएगा, ये आपको वेरीफाई करके कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर वेरीफाई। एवरेज करंट जो होता है बेटा वो 0 होता है। ठीक, एवरेज करंट जो होता है वो होता है 0। ऐसे ही एवरेज वोल्टेज भी जो होगा वो क्या हो जाएगा 0, एवरेज वोल्टेज जो होता है वो भी 0। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत, क्यों? सर V कितना होगा? सर सिमिलर मैनर में V हो जाएगा V नॉट। अब यहाँ पे जो सप्लाई लाइन है उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, सप्लाई लाइन में क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो V और I क्या होंगे फेज में, तो V नॉट साइन ओमेगा टी। यस सर, और V एवरेज जब आपको निकालना पड़ेगा तो एकदम सेम तरीके से आप लिखोगे 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा V नॉट साइन ओमेगा टी डी टी होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई बाई ओमेगा डी टी। और जब ये सॉल्व होगा तो ये भी 0 आएगा। एवरेज वोल्टेज की वैल्यू भी क्या हो जाती है 0 हो जाती है बेटा, एवरेज वोल्टेज की वैल्यू भी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। यस, ठीक, वोल्टेज एंड करंट आर आउट ऑफ फेज। अरे भाई कहाँ आउट ऑफ फेज है, सेम फेज में है, मैंने बताया ना, यहाँ भी साइन ओमेगा टी, यहाँ भी साइन ओमेगा टी, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट, अब बोल रहा है वोल्टेज एंड करंट पॉसिबली डिफरिंग इन सच दैट फाई लेस देन पाई बाई टू। अच्छा, फेज एंगल पाई बाई टू से कम है, सोचते हैं कॉस फाई क्या होता है सर, आर अपॉन जेड होता है, आर अपॉन जेड होता है, आर अपॉन जेड होता है, राइट? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आर की वैल्यू तो है, आर की वैल्यू तो है, तो रेजिस्टेंस अगर वहां पर है तो कॉस फाई 0 तो नहीं हो सकता। अच्छा,
एक बात मुझे बताओ, एक बात हम बताओ मुझे, अगर यहाँ पर एक लाइन ऐसी है जहाँ रेजिस्टेंस, ये लाइन है बहुत लंबी, और इसके एंड में तो हो सकता है ना कोई कैपेसिटर वगैरह लगा हो, इसके एंड में भी हो सकता है कुछ लगा हो, ओवरऑल सर्किट का Z तो कुछ ना कुछ होगा ना, R नहीं होगा पूरे सर्किट की अगर हम बात करें। ये कैलकुलेशन जो हमने की है ये सिर्फ किसके लिए की है, वायर के लिए, जो वायर में करंट आ रहा है उसके लिए हमने की है ये कैलकुलेशन। क्या की है, ओनली फॉर वायर, ओनली फॉर वायर, ओनली फॉर वायर, वायर में जो करंट आ रहा है उसकी एवरेज वैल्यू निकाली। पर आगे पीछे कहीं तो कैपेसिटर कैपेसिटर इंडक्टर कुछ तो लगा होगा, कोई तो कंपोनेंट्स लगे होंगे, तो Z की वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ होगी, ठीक है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर से निकाला जाएगा। तो ये cos फाइव की वैल्यू जो हो जाएगी लेस देन वन हो जाएगी, लेस देन वन हो जाएगी, तो यहाँ से फाइव की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, लेस देन पाई बाई टू। अच्छा, तो ये बात हमारी सही होगी। अब एक बात सोचो, पावर लॉस कुछ होगा क्या, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव होता है, कॉस फाइव की वैल्यू जीरो नहीं है तो पावर लॉस कुछ ना कुछ इसमें होगा, तो जब ये पावर ट्रांसमिट होगी तो कुछ ना कुछ लॉस इसमें जरूर होगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया। समझ आया तो भाई कमेंट करके बताना कि हाँ सर समझ आ गया। यस, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक, उनको भी हम देखते हैं। 3 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, बहुत शानदार है, पूरा चैप्टर आपका क्लियर कर दूंगा 3 क्वेश्चन से, ठीक। बोल रहा है अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज इन अ कॉइल व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट डीसी सप्लाई, ठीक। If the same coil is connected to 12 volt इतने रेडियन पर सेकेंड AC सोर्स, करंट इज इतना, ठीक, डिटरमाइन द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक, ठीक। सबसे पहली चीज, पहला केस में एक इंडक्टर है, अब इंडक्टर किसी मटेरियल से बना होगा, अच्छा, तो इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहा होगा, उसको हम एक रेजिस्टेंस से ऐसे दिखा देते हैं, और इसको एक डीसी सोर्स से सबसे पहले कनेक्ट किया गया ऐसे, लाइक दिस, ये L है, ये इसको हमने स्मॉल r से दिखा दिया, स्मॉल r मतलब ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ओके। ये कितने 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया गया, ठीक, और इसमें करंट आया आई, वो आया 4 एम्पियर। अब ये जो करंट इसमें आएगा ये इंडक्टर से तो सीधे सीधे पास आउट हो जाएगा, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी अगर हम बात करें तो करंट जो होगा वो सिंपल सिंपल V अपॉन आर होगा, मतलब 12 अपॉन आर, यस सर, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू हमको मिल गई 3 ओम, आर की वैल्यू हमको क्या मिल गई 3 ओम, आर की वैल्यू क्या मिल गई 3 ओम। तो ये जो इंडक्टर है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमको सीधे सीधे 3 ओम मिल गया, क्योंकि एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट इंडक्टर क्या होगा, प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है, ये हमको मालूम है, ठीक, इतना हमने कैलकुलेट कर लिया। पहला बात तो ये हो गई, चलो ठीक, पहली बात हमने कर ली। अब आगे, सेम कॉइल इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट एसी सप्लाई, 500 रेडियन पर सेकेंड एसी सप्लाई, अच्छा, सेम कॉइल कनेक्ट की गई, तो बात, अब वही सेम कॉइल उठाई हमने और ये कनेक्ट कर दी ऐसे, लाइक दिस, और इस कॉइल का इंडक्टेंस हमको मालूम नहीं है पर रेजिस्टेंस अब हम निकाल चुके हैं, ठीक, और ये वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है, ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 रेडियन पर सेकेंड, और इस बार जो करंट आया I1, इसको हम बोल देते हैं, वो है 2.4 एम्पियर। अच्छा, अब इस पूरे सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा, क्योंकि अब एसी करंट लगा हो तो हम इम्पीडेंस की बात करेंगे, तो इस केस में इम्पीडेंस कितना होगा सर, वो तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये होता है इम्पीडेंस। हाँ, इसमें कैपेसिटर तो लगा ही नहीं तो एक्स सी को जीरो कर दो, तो यहाँ से हमको Z की वैल्यू मिल जाएगी, Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, R की वैल्यू कितनी है सर, वो है 3 का स्क्वायर प्लस XL, व्हाट इज XL, XL इज ओमेगा L,
ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? वो हो जाएगी वी, ये आर एम एस दिया हुआ है तो यहाँ भी आर एम एस पुट करोगे अपॉन जेड। तो हमारे पास करंट कितना है? वो है 2.4 इज इक्वल टू वी आर एम एस कितना है? वो है 12 अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है? जेड की वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू है 50 स्क्वायर एल स्क्वायर। यस, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी। मैं पहले से सॉल्व करके बैठा हूँ, आप करके देखना। ये आ जाएगी एल इक्वल टू 0.808 हेनरी। ये मैंने पहले कर लिया था टाइम बचाने के लिए। इतना हो गया। तो हमको एल की वैल्यू मिल गई। ठीक, एल की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक, एल की वैल्यू हमको मिल गई। तो इंडक्टेंस निकालना था, वो हमने निकाल लिया। सबसे पहला पार्ट जो था इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बताना था, बता दिया। अब बोल रहा है फाइंड द पावर डेवलप्ड इन द सर्किट इफ इतना माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉइल। अब हमने क्या किया, इसमें एक कैपेसिटर भी जोड़ दिया। मतलब अभी रुके नहीं हम, हमने इसमें एक कैपेसिटर को भी ऐड कर दिया। अब कैपेसिटर को ऐड कर दिया तो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। ठीक, ऐसा हो गया पूरा का पूरा। ठीक, ठीक, एल की वैल्यू कितनी है? 0.08। ये एल है, ये आर है, ये सी है, राइट। और ये 12 वोल्ट है और इसका ओमेगा कितना है? 50 रेडियन पर सेकेंड। ये थोड़ी चेंज किया है। ठीक, आर की वैल्यू कितनी दी है? सर आर की वैल्यू दी नहीं है, निकाली थी हमने 3 ओम। हाँ, एल की वैल्यू कितनी निकाली थी? 0.08 हेनरी। ठीक, और सी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? कितना हमने कैपेसिटर उसमें कनेक्ट किया है बेटा? 2500 माइक्रोफैरड। ठीक, तो यहाँ से हमको Z की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं? पूरे सिस्टम का इम्पीडेंस मिल जाएगा कि नहीं? हाँ सर, आर स्क्वायर प्लस, सर Z का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें? सर वो हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए, आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस एक्सएल। एक्सएल होता है ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 50। देखो, एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्स सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? 50। एल की वैल्यू कितनी होगी? 0.08 माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू है 50, सी की वैल्यू है 2500 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 ओम। मैं सॉल्व करके रख चुका हूँ क्योंकि टाइम बचाना था। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना, 5 ओम आएगा। तो Z की वैल्यू इस केस में क्या आ गई? 5 ओम आ गई। तो cos फाइव कितना होगा फिर? सर वो होता है R अपॉन जेड। R की वैल्यू कितनी थी? 3। Z की वैल्यू कितनी थी? 5। हमको मिल गया cos 5। हमको मिल गया इस सिस्टम का cos 5। ठीक, cos 5 क्यों निकाला? सर P निकालना था, वी आर एम एस, आई आर एम एस, cos 5 करके। यस सर, आई आर एम एस को V अपॉन जेड लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन जेड cos 5। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक, अब यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दो। वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है? 12। तो 12 का स्क्वायर। जेड की वैल्यू कितनी आई? 5। कॉस 5 कितना आ गया? 3/5। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। इसको सॉल्व करो, कटो पेटो सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा 17.28 वाट। इतना पावर इसमें डिसिपेट हो गया, जनरेट हो गया, जो भी कहना हो कह लो। ये हमारा हो गया कैलकुलेशन। बताओ समझ आया कि नहीं? क्या अब आप सीरीज में पावर निकाल पाओगे? क्या आप सीरीज में करंट निकाल पाओगे? करंट दिया है तो आप इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस पूछ ले जाए वो निकाल पाओगे? बताओ भाई। यस, यस। चलो अगला क्वेश्चन।
ये भी जेई के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन नीट के लिए भी, क्योंकि ये क्वेश्चन है लंबा, बट इससे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर आपके कर दूंगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा देखते हैं। बोल रहा है इन द डायग्राम शोन वी फंक्शन इज गिवन। अच्छा, वोल्टेज आपको दिया हुआ है, ठीक, उसका फंक्शन कुछ दिया हुआ है। फाइंड अदर फंक्शंस ऑफ, मतलब इसमें कितना करंट है, कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज है, रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज है, एल पे क्या है, सब बताना है। ठीक, फिर हमको पावर भी बताना है। ठीक, वी आपको वोल्ट्स में दिया है, ओमेगा रेडियन में दिया है। ठीक, मतलब सारी बातें ऐसा यूनिट में हुई हैं, सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट में रखी हुई हैं। ठीक, अच्छा, कैसे निकालोगे? सबसे पहली बात तो यहां से, जब आप इसको देखते हो इस इक्वेशन को, तो आप इसमें सीधे सीधे इसको कंपेयर कर लो किससे, v इज इक्वल टू वी मैक्स या वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वाई से कंपेयर करोगे, और जब इससे कंपेयर करोगे तो आपको ओमेगा मिल जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड। आपको ओमेगा पता चल गया कि 100 रेडियन पर सेकेंड है, क्वेश्चन में ही गिवन था पर इनडायरेक्टली गिवन था। ठीक, तो हम पहली बात तो हम सबसे पहले एक्स एल निकाल लेंगे ओमेगा एल करके, तो ये हो जाएगा 100 इंटू एल, इंडक्टर इंडक्टेंस कितना दिया 0.5, तो एक्स एल हमको मिल जाएगा 50 ओम। यस, और एक्स सी भी निकाल के रख लेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, 1/ओमेगा सी करके, 1/ओमेगा की वैल्यू है 100, सी की वैल्यू है 10⁻⁻³ यस, तो ये हमको मिल जाएगा 10 ओम। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम z भी निकाल लेंगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर करके, तो यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 का स्क्वायर, प्लस एक्स एल का वैल्यू कितना है 50 माइनस 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमको इम्पीडेंस मिल जाएगा 50 ओम पूरे के पूरे सिस्टम का, ये हमको मिल गया। ठीक, यस, अब हम सवाल करते हैं शुरू। 3 बातें हमने निकाल ली। ठीक, अब एक बात बताओ, इस पूरे सिस्टम में एक्सएल बड़ा है एक्सी से? हाँ सर, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। हाँ सर, एक्सएल बड़ा है एक्ससी से, ये हमको दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? अरे भाई निकाला ना, ये 50 ये 10 है, एक्सएल बड़ा है। हाँ सर, अगर एक्सएल बड़ा है तो वोल्टेज विल लीड द करंट, वोल्टेज विल लीड द करंट। वोल्टेज लीड करेगा कि नहीं? फाई एंगल से, फेज डिफरेंस फाई से। यस सर, फाई कैसे मिलेगा सर? कॉस फाई होता है आर अपॉन जेड, यहां से फाई मिलेगा। आर की वैल्यू हम ऑलरेडी हमें पता है कितनी है 30, और जेड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 50, तो यहाँ से हमको सीधे सीधे फाई की वैल्यू मिल जाएगी, फाई की वैल्यू हमको मिल जाएगी, वो कितनी है 53 डिग्री। ठीक, ओके, ये जिसको नहीं पता ये कैसे निकाल दिया उसके लिए मैं ट्राइंगल बना देता हूँ, ये स्पेशल ट्राइंगल, इसको ध्यान रखना है। ठीक, ये 53 डिग्री है, ये है 37 डिग्री, 37 के सामने वाली साइड 3, 53 के सामने वाली साइड 4, तो cos फाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 3/5 कब आएगी? 53 में आएगी। यस, तो करंट का जो फंक्शन है वो आप सीधे सीधे बता सकते हो, करंट का फंक्शन आप डायरेक्टली अब लिख सकते हो। कैसे? करंट कितना फ्लो होगा इसमें, आई मैक्स कितना होगा, करंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा सर? वो हो जाएगा वी मैक्स अपॉन जेड। हाँ, वी मैक्स कितना है सर? वी मैक्स इसमें दिया हुआ है 200, ये है 200, तो हो जाएगा 200 अपॉन जेड की वैल्यू है 5, जेड की वैल्यू है 50 सॉरी, तो इतना करंट मतलब 4 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होगा। ठीक, तो आई का फंक्शन हम बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? सीधे सीधे 4 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस माइनस 5, ओमेगा क्या है, ओमेगा टी क्या है
ओमेगा टी है, मतलब जो एंगल हमारा पूरा का पूरा क्या है 100t + 30, ये है हमारा, ये क्या है वोल्टेज का एंगल। और इससे वोल्टेज विल लीड, मतलब करंट रहेगा पीछे, और कितने एंगल से पीछे रहेगा 53 डिग्री से। यहाँ पे मैंने लिखा ना वोल्टेज विल लीड। अब वोल्टेज का एंगल था 100t + 30 डिग्री, तो इससे पीछे होना चाहिए करंट 53 डिग्री से, इसलिए हमने किया -53। इसको माइनस कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 sin 100t - 23 डिग्री। ये हमारा करंट का फंक्शन मिल गया भैया, पहला आंसर, ये हमें करंट का फंक्शन मिल गया। यस सर, ये मिल गया। ठीक ठीक। अब हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। अब हम बात किसकी करेंगे, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू वी आर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस कितना होगा सर, वो तो हो जाएगा आई नॉट इंटू आर या आई मैक्स इंटू आर कह लो। ठीक, आई मैक्स कितना है 4 इंटू रेजिस्टेंस कितना है सर, वो है 30, ये कितना हो जाएगा 120 वोल्ट। यस सर, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस में V एंड I आर इन सेम फेज, एक ही फेज में होते हैं। अच्छा, तो वी आर क्या हो जाएगा, जो वी आर है उसका फंक्शन क्या हो जाएगा 120। ठीक, जो इनिशियल फेज था या जो इनिशियल लगाया हुआ करंट था उसी वोल्टेज था, वही उसी फेज में करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस पर आएगा, तो 100t + 30। हाँ सर, और हमें मालूम है करंट जो होता है, करंट जो होता है वो भी सेम तरीके से, वो भी सेम तरीके से ये हमको होता है। यस, बताओ। यस, अच्छा, तो हमको वी आर मिल गया, वोल्टेज जो रेजिस्टेंस पे आएगा वो हमको मिल गया। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, कैपेसिटर की, कैपेसिटर की वीसी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑन सी, ये कितना होगा। यस, ये कितना होगा, ये होगा आई नॉट इंटू एक्स सी। यस सर, आई नॉट की वैल्यू क्या है 4, एक्स सी की वैल्यू क्या है, एक्स सी की वैल्यू है 10, तो 4 इंटू 10 हो जाएगा 40 वोल्ट। ये मैक्सिमम वैल्यू है कैपेसिटर पे। ठीक, अच्छा, अब हमें मालूम है कि कैपेसिटर पे V लैग करता है करंट को। ठीक, यहाँ पे क्या था, वोल्टेज लीड करता है करंट को इंडक्टर पर। ठीक, और कैपेसिटर पे क्या करेगा, वोल्टेज लैग करेगा करंट को। अच्छा, तो वोल्टेज का इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, 40 इंटू साइन, V लैग करेगा करंट को तो प्लस करना पड़ जाएगा, तो 100t + 30 रहेगा। यस, 100t + 30। और वोल्टेज लैग करता है करंट को किससे, बाय 90 डिग्री एंगल, ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हमको प्लस करना पड़ेगा, सॉरी माइनस, एक मिनट, वोल्टेज लैग करता है करंट को, राइट, तो करंट के इक्वेशन में एंगल कितना आया था -23 का आया था, ये करंट का फेज था। और वोल्टेज विल लैग करंट, है ना, वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा करंट को, है ना, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा -90 करना पड़ेगा, क्योंकि ये फेज किसका है, करंट का, 100t - 23 करंट का फेज था, तो 100t - 23 से -90 करना पड़ा, क्योंकि V लैग करंट, मतलब वोल्टेज लैग करेगा करंट को। तो यहाँ से हमको VC मिल गया क्या, 40 साइन, आई होप आप समझ पा रहे होगे, 100t - 113, इतना वोल्ट वोल्टेज किसके अक्रॉस आएगा, ये वोल्टेज किसके अक्रॉस आएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस। यस, बिल्कुल सेम मैनर में अब हम क्या निकालेंगे, VL, क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज
ऑन इंडक्टर। यस सर। ये कितना हो जाएगा सर? सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल। हाँ सर, आई नॉट की वैल्यू तो 4 थी। हाँ, और एक्सएल की वैल्यू क्या थी? इंटू एक्सएल की वैल्यू हमने निकाली थी अभी पीछे 50। ठीक, 50। तो ये तो 200 वोल्ट आ गया, मतलब इतना मैक्सिमम वोल्टेज होगा किस पे? इंडक्टर पे। बट हमको मालूम है, क्या मालूम है? कि VL लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। हमको मालूम है VL लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमको VL का फंक्शन क्या मिल जाएगा? 200 वोल्ट इंटू साइन करंट से, करंट के फंक्शन में 90 डिग्री ऐड करना। करंट का फंक्शन क्या था? 100t माइनस 23। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100t माइनस 23, ये करंट का फेज था, और उसमें हमको वोल्टेज को 90 डिग्री लीड कराना है, तो प्लस हम क्या कर देंगे 90 का। तो यहाँ से हमको VL मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 200 इंटू साइन 100t प्लस 67 डिग्री। ये हमको वोल्टेज मिल जाएगा किस पे? इंडक्टर पे। इतना वोल्टेज का फंक्शन इंडक्टर पे अप्लाई होगा। यहाँ पे माइनस क्यों किए? क्योंकि वोल्टेज इज लैगिंग करंट बाय 90 डिग्री। तो यहाँ पे करंट का जो फंक्शन था, फेज था, उसमें 90 माइनस किया। यहाँ वोल्टेज लीड कर रहा था, तो करंट के फंक्शन में 90 डिग्री क्या कर दिया? प्लस कर दिया। 90 डिग्री क्या कर दिया? प्लस कर दिया। यस, यस, ठीक। अब ये हमारा हो गया। अब हमको क्या बोल रहा है? पावर कंज्यूम्ड भी बताना है। अच्छा, पावर कंज्यूम्ड क्या होगा? पावर कंज्यूम्ड क्या होगा? अब देखो, अप्लाइड जो पोटेंशियल था, मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? वो थी 200 वोल्ट। और आई मैक्स कितना आया था सर? करंट जो मैक्सिमम फ्लो होगा उसमें सर्किट में, वो कितना था? 4 एम्पियर। ठीक, तो वी आर एम एस क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा 200/√2 वोल्ट। और आई आर एम एस क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4/√2 एम्पियर। हाँ सर, ये हो जाएगा। अच्छा, ठीक, ये हो जाएगा भाई। यस, यस, ये हो जाएगा। ठीक, अब पावर कंज्यूम इन द सर्किट। ये कितना हो जाएगा सर? वो हमको मालूम है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव होता है। यस सर। कॉस फाइव निकाले थे क्या? कॉस फाइव, यस, कॉस फाइव निकाले थे 3/5। तो यहाँ सारी वैल्यू पुट हो जाएंगी। वी आर एम एस की वैल्यू 200/√2, आई आर एम एस की वैल्यू 4/√2, और कॉस फाइव की वैल्यू 3/5। और इस पूरी चीज को आप सॉल्व कर दोगे, इसको कट पिट करके सॉल्व करोगे, तो आपको मिल जाएगा 240 वॉट। इतना पावर सर्किट में कंज्यूम हो रहा है। यस, ये हमको मिल गया आंसर। तो हमने पावर कितना कंज्यूम हो रहा है वो निकाल लिया, सारे एलिमेंट्स पे क्या क्या वोल्टेज लग रहा है उनके फंक्शंस निकाल लिए, करंट का फंक्शन निकाल लिया, सारा चीज हमने निकाल लिया। हर वो चीज पॉसिबल जो पूछी जा सकती है सर्किट में, वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब ये क्या था भाई? ये तो सीरीज सर्किट था। एक सवाल हम कर लेते हैं पैरेलल पे, तो आपका ये पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाएगा। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, एक आपके पास सर्किट है, इसमें R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू आपको दी है, 30 और 40 ओम दिया हुआ है। इंडक्टर की वैल्यू भी दी हुई है, कैपेसिटर की वैल्यू भी दी, सब कुछ दिया हुआ, आई आर सब कुछ। अब हमको क्या करना है? हमको आई का फंक्शन, मतलब ये जो करंट यहाँ से फ्लो होगा आई, उसका फंक्शन बताना है। आई का फंक्शन बताना है, I1 का बताना है, I2 का बताना है। R1 के ऊपर जो वोल्टेज आएगा उसका फंक्शन बताना है, R2 के ऊपर जो वोल्टेज आएगा उसका फंक्शन बताना है,
एल के ऊपर जो वोल्टेज आएगा उसका फंक्शन बताना है, सी के ऊपर जो आएगा उसका भी बताना है। फिर हमें ये भी बताना है कि पावर कितनी कंज्यूम हो रही है सर्किट में, ठीक। और हमको गिवन है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो ये है, दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज, ये हमको गिवन है, अप्लाइड वोल्टेज इतना है, ठीक। ये हमको बताना है भाई। यस यस। तो इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये। जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ भाई। अब ये जो है पूरा प्योरली ना एडवांस लेवल पे चला गया मामला, है ना। ये जो है सवाल, इस लेवल पे सवाल जो है एडवांस में आएगा, ये क्वेश्चन एडवांस लेवल पे मामला में ले गया हूँ, ठीक। अब एक बात मुझे बताओ, क्या मजाओगे, ये वोल्टेज, इतना ही वोल्टेज तो इसके अक्रॉस लग रहा होगा, ए बी के अक्रॉस, हाँ लग रहा होगा सर। और सेम वोल्टेज ही तो ए डैश बी डैश के अक्रॉस भी लगेगा, हाँ सर, बात तो आपकी सही है। इस पूरे क्वेश्चन को तो मैं दो पार्ट में तोड़ दूं फिर, ठीक। फर्स्ट पार्ट में क्या है, एल है, R1 है, और यहाँ पे ये सोर्स लगा हुआ है। बताओ ऐसे में तोड़ दूं क्या, तोड़ सकता हूँ, हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं तोड़ सकते। 200 साइन 100t प्लस 30, और एक दूसरे पार्ट में भी तोड़ सकता हूँ इस पूरे सवाल को, जहाँ पे R2 और C लगा हुआ है। क्या मैं इस पूरे सवाल को ऐसे तोड़ लूँ दो पार्ट में, बिल्कुल। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको दोनों पार्ट को सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा फिर। करते हैं भाई। सबसे पहले ओमेगा की वैल्यू क्या है, 100, ठीक। तो XL की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा एल। एल की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.4, ये हमारे पास 40 ओम आ जाएगा XL। R1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है भैया, 30 ओम, ठीक। तो इस सर्किट का Z1 कितना हो जाएगा, Z1 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, हो जाएगा 50 ओम, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, cos फाई 1 निकालेंगे, मतलब इस सर्किट के लिए फाई निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा R अपॉन Z। R की वैल्यू कितनी है बेटा, 30, Z की वैल्यू कितनी है, 50, तो यहाँ से हमको cos फाई 1 मिल जाएगा, तो फाई 1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी, यहाँ से फाई 1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 53 डिग्री, ठीक है सर, फाई 1 आ गया सर। अब क्या करोगे, अब सर रेजिस्टेंस की पहले हम बात करें, रेजिस्टेंस में R1 रेजिस्टेंस में अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस में जो करंट होगा वो वोल्टेज के फेज में होगा, सेम फेज में होगा, हाँ सर, करंट जो होगा वोल्टेज में होगा, वोल्टेज के फेज में होगा, अच्छा।
करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, ये जो I1 यहां से गया, ये कितना फ्लो हो रहा होगा I1, वो सर हो रहा होगा V अपॉन Z। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V कितना है सर, वो है 200 अपॉन Z की वैल्यू कितनी है सर 50, तो ये हमारे पास आ गया 4 एम्पियर। तो करंट जो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो फ्लो हो रही है, आई मैक्स है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, वो कितनी है 4 एम्पियर। ठीक, और आर में जो रेस्ट करंट हो, वोल्टेज होगा या जो करंट होगा वो वोल्टेज के फेज में होगा। आर एंड वी विल बी ऑन सेम फेज, आर एंड वी सेम फेज पे होंगे। तो आई आई जो होगा करंट, ठीक, उसका इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले सर वो हो जाएगा 4 साइन 100t, ठीक है, प्लस 30 डिग्री। ठीक, ओवरऑल सर्किट कैसा है, इंडक्टिव है, ओवरऑल सर्किट इंडक्टिव है। ओवरऑल अगर सर्किट है इंडक्टिव, अगर ओवरऑल सर्किट है इंडक्टिव, तो वोल्टेज क्या होता है, लीड करता है करंट से। इंडक्टिव में, इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है करंट से। ठीक, वोल्टेज मतलब आगे रहता है करंट के, वोल्टेज किसके आगे रहता है, करंट के। तो यहाँ से आपको माइनस करना पड़ेगा 50 डिग्री, क्योंकि वोल्टेज आगे रहेगा तो 5 को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो करंट का जो इक्वेशन है वो दोनों के लिए, आर के लिए और एल के लिए हमको मिल गया सर, वो हो जाएगा 100t माइनस 23 डिग्री। इस केस में हमको I1 की वैल्यू मिल गई, इस केस में हमको क्या मिल गई, I1 की वैल्यू, I1 की इक्वेशन हमको मिल गई। ठीक सर, अभी सवाल हुआ नहीं है। अब कितना वोल्टेज R1 पे आएगा, कितना वोल्टेज R1 पे आएगा, तो VR1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑन R1 कितना होगा, वो हो जाएगा सर, वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा I1 इंटू R1। हाँ सर, इतना I1 मैक्सिमम कितना है 4 एम्पियर, और R1 की वैल्यू कितनी है सर, R1 की है वैल्यू 30 ओम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 वोल्ट, इतना R1 पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज आएगा। ठीक, ठीक, अब एक बात बताओ, R1 पे जो वोल्टेज है वो और जो करंट है सेम फेज में होंगे, मतलब ये फेज इस वोल्टेज का भी फेज होना चाहिए। तो इसको मैं सीधे लिख सकता हूँ क्या, VR1 को क्या 120 साइन 100t माइनस 23 डिग्री। क्यों, करंट मतलब I1 और वोल्टेज ऑन R1 सेम फेज में होने चाहिए, तो देखो है, हाँ, दोनों सेम फेज में होने चाहिए। ऐसे ही आप VL1 निकाल सकते हो क्या, VL निकाल सकते हो क्या, ठीक है, VL निकाल सकते हो क्या, हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, करंट मैक्सिमम वैल्यू इनटू एक्सएल। हाँ, करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है सर, वो है 4 ओम। एक्सएल की वैल्यू कितनी है, एक्सएल कहाँ गया भाई, एक्सएल निकाला हमने 40 ओम, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 160 वोल्ट। ठीक, ये हो जाएगा 160 वोल्ट। यस, और हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है कि वोल्टेज जो है लीड करता है करंट को। इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड बाय 90 डिग्री। ठीक, वोल्टेज लीड्स बाय 90 डिग्री। तो हम करंट को सीधा या वोल्टेज को सीधा हम लिख सकते हैं ना, VL का फंक्शन कैसे लिखोगे, 160 इंटू साइन 100t माइनस 23 डिग्री प्लस 90 डिग्री। क्यों, वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है ना, तो प्लस 90 हो जाएगा उसके फेज में। हाँ सर, तो ये हमारे पास VL की वैल्यू आ जाएगी 160 डिग्री इंटू साइन 100t प्लस 67 डिग्री। इतना हमको वोल्टेज सीधे सीधे मिल जाएगा भाई। वोल्टेज ये किस पे है, इंडक्टर पे, ये किस पे है, इंडक्टर पे। यस, अच्छा, अब एक बात बताना जरा, cos फाई की वैल्यू क्या थी, cos फाई। अब यहाँ पर एक चीज देखो,
कॉस फाई की वैल्यू क्या है, कॉस फाई 1 वो क्या है, वो है 3/5। तो पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट निकालें, उसके लिए हम वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ सर, वी आर एम एस कितना हो जाएगा, वी आर एम एस कितना है, जो V का मैक्सिमम वैल्यू है, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 200, तो 200 बाय रूट 2 हो जाएगा, 200 बाय रूट 2 हो जाएगा। और IRMS कितना है, इस सर्किट में IRMS कितना है, इस सर्किट में इस वाले में कितना है 4/√2 इंटू कॉस फाई कितना है 3/5। ठीक, इसको सॉल्व करो जरा, ये 240 वॉट आएगा, 240 वॉट। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, कैसे, IRMS इस सर्किट का स्क्वायर इंटू R1। क्यों, क्योंकि पावर सिर्फ कंज्यूम किस में होगी, रेजिस्टेंस में। तो अगर हम सिर्फ ये बता दें कि रेजिस्टेंस में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, तो वो भी तो हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ सर, IRMS की वैल्यू कितनी है 4/√2 का स्क्वायर, और R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 30। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो 240 वॉट आएगा। चाहे आप ये लगा लो चाहे आप ये लगा लो, दोनों बात बराबर है, दोनों से आंसर सेम आएगा। यस यस, हाँ सर ये तो हमने कर लिया, समझ आ गया, ये आ गया भाई, आ गया है। अब ये तो पावर कंज्यूम्ड 1 है, ये फर्स्ट है, मतलब ये पहले इस वाले पार्ट में जो पावर कंज्यूम हो रही है वो हमने निकाली। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने पिंक वाले पार्ट में जो पावर कंज्यूम हो रही है वो निकाली। अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम ब्लू के पास जा रहे हैं। अब ब्लू में जो पावर कंज्यूम होगी हम वो निकालेंगे, और नेट पावर पिंक प्लस ब्लू कर देंगे लास्ट में। तो पहले ब्लू के लिए हम सॉल्विंग करेंगे, और फिर हम पिंक प्लस ब्लू कर देंगे अंत में। ठीक, इस केस में आप बताओ, अब सेकेंड केस में एक्स सी कितना हो जाएगा, सर वो हो जाएगा 1/ω/c। 1/ω की वैल्यू है सर 100, और c की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, c की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, वो है 1/3 मिली फेरेड। ठीक, तो वो है 1/3 इंटू 10⁻³ -3। ठीक है, c की वैल्यू दी हुई है 1/3 मिली फेरेड। ये वैल्यू कितनी आ गई, ये ओम में आएगी वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू बताओ भाई कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 30 ओम। ठीक, R2 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 40 ओम। तो सेम प्रोसेस से हम क्या कर लेंगे, Z2 निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। हाँ सर, R2 स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर कर लेंगे, R2 की वैल्यू है 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 ओम, ये हमको मिल जाएगी Z2। ठीक है, अब इस सर्किट में जो एंगल होगा φ2 वो भी हम निकाल सकते हैं कि नहीं। हाँ सर, इस सर्किट के लिए φ2 निकाल सकते हैं कि नहीं, R2/Z2। तो cos φ2 इस सर्किट के लिए कितना आ जाएगा सर, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 40, Z2 की वैल्यू है 50, ये हमको मिल गया। तो यहाँ से हमको φ2 की वैल्यू 37 डिग्री मिल गई। 37 कैसे लिख दिया भाई, वो ट्राइंगल जो पीछे बनाया था ना उससे लिख दिया मैंने। ये सब कैलकुलेशन में ऑलरेडी कर चुका हूँ, क्योंकि क्लास का क्या है, टाइम बचाना होता है। तो आपको इतना आपको दिमाग खुद चलाना पड़ेगा कि अगर मैंने cos φ2 4/5 बोल दिया तो φ2 37 में सीधे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ ये ट्राइंगल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पीछे। ये कहाँ गया ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। ठीक है, तो क्योंकि टाइम भी बचाना है ना, क्लास का खत्म भी करना है, क्योंकि लंबा नहीं खींचना है। ठीक, अच्छा, तो I2 यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा था I2, उसकी इक्वेशन अब हम लिख पाएंगे क्या, I2 की इक्वेशन लिख पाएंगे क्या। हाँ सर बिल्कुल लिख पाएंगे। I2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, I2 की इक्वेशन हो जाएगी, अब यहाँ से हमको पहले तो करंट निकालना पड़ेगा I max। ठीक है, I max कितना फ्लो हो रहा है, I max हमारा फ्लो होगा, ठीक, I max हमारा फ्लो होगा V max अपॉन Z के बराबर, Z2। V max कितना है, V max है 200, और Z कितना है, Z है 50।
तो 200 और Z2 कितना है 50, तो I2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 4 एम्पियर आ जाएगी। अच्छा, I2 का इक्वेशन फिर कैसे निकालोगे, I2 का इक्वेशन कैसे लिखोगे सर, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 4, हाँ, साइन 100t प्लस 30, ठीक, और चूंकि ये कैसा है कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा I2 लीड करता है, तो 37 क्या कर दिया जाएगा ऐड कर दिया जाएगा, करंट लीड करता है कैपेसिटिव सर्किट में, तो साइन 100t प्लस 67 डिग्री, ये हमको I2 का इक्वेशन मिल गया है, ठीक है, I2 का इक्वेशन हमने निकाल लिया, पहली चीज, यस। अब हमको R2 की बात करनी है, ठीक है, तो फॉर करंट R2, तो VR2 लिखेंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन R2, करंट नहीं वोल्टेज, ये कितना हो जाएगा आई मैक्स मतलब I2, जिसको हम कह रहे हैं इनटू R2, आई मैक्स कितना है 4, ठीक, I2 कितना है R2 कितना है 40, तो ये हो जाएगा 160 वोल्ट, यस सर 160 वोल्ट हो जाएगा ये, यस। और हमें मालूम है कि वोल्टेज इन रेजिस्टेंस और करंट दोनों सेम फेज में होता है, तो VR2 को हम सीधे 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 लिख सकते हैं साइन 100t प्लस 67 डिग्री, क्यों, क्योंकि करंट और वोल्टेज आर इन सेम फेज ऑन रेजिस्टेंस, यस सर। फिर हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज आएगा, तो VC मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑन कैपेसिटर कितना होगा सर, वो तो हो जाएगा I2 इंटू XC, हाँ I2 की वैल्यू है सर 4 अभी निकाली थी, ठीक, और XC हम पिछले पेज पे निकालिए 30, ये हमको मिल जाएगा 120 वोल्ट, ये मैक्सिमम वोल्टेज होगा जो VC पर आएगा, यस सर। तो VC का इक्वेशन क्या लिख दोगे आप 120 साइन और 100t प्लस 67 डिग्री। अब ये बात बताओ हमको क्या, वोल्टेज ऑन कैपेसिटर लैग्स करंट बाय 90 डिग्री, हमें मालूम है क्या, वोल्टेज ऑन कैपेसिटर लैग्स करंट बाय 90 डिग्री, करंट से लैग करता है 90 डिग्री वोल्टेज, तो यहाँ से हमको 90 डिग्री माइनस करना पड़ेगा वोल्टेज निकालने के लिए, तो हमको 120 साइन 100t, ठीक, माइनस 23 डिग्री हमको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा कैपेसिटर पे, यस सर। अब सेकंड वाले केस में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, पावर कंज्यूम्ड हियर, पावर कंज्यूम्ड, अब पावर कंज्यूम निकालने के दो तरीके मैंने आपको बताए थे सर, कौन से दो तरीके, अरे अभी तो बताए थे, भूल गए क्या इतनी जल्दी, एक तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो VRMS IRMS cos फाइव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, VRMS कितना होगा सर, वोल्टेज कितना लग रहा है 200, तो 200 अपॉन रूट 2 आ जाएगा, IRMS कितना होगा 4 अपॉन रूट 2, और cos फाइव की वैल्यू कहाँ है भाई, cos फाइव की वैल्यू ये निकली, cos फाइव 2 यहाँ पर आएगा, हो जाएगा 4/5, ये कर लो भाई, इतना वॉट पावर निकाल कंज्यूम होगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो 320 वॉट आएगा। और दूसरा तरीका क्या है, पावर एंड रजिस्टर निकाल लो सीधा, क्योंकि एनर्जी का जो डिसिपेशन होगा सिर्फ रजिस्टर पर होगा, तो IRMS इस वाले केस का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस R2, IRMS स्क्वायर कितना हो जाएगा
सर वो हो जाएगा 4/√2 का होल स्क्वायर इंटू R2। R2 की वैल्यू कितनी है 40, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 320 वाट। ठीक, तो टोटल पावर कितनी आ जाएगी PR1 प्लस PR2। भाई पहले रजिस्टर में जितना गया, मतलब पहले केस में जितना पावर कंज्यूम हुआ, दूसरे केस में, पहले केस में 240 वाट, दूसरे केस में 320 वाट, तो नेट पावर इस सर्किट में कितना हो गया 240 प्लस 320, इतना वाट पावर नेट कंज्यूम हुआ, तो ये हो जाएगा 560 वाट। इतना नेट पावर पूरे के पूरे सिस्टम में हमने कंज्यूम कर लिया। यस आया कि नहीं, यस आया कि नहीं, तो ये हमको ये मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर 240 320, तो ये नीचे वाला जो सेल था, जो नीचे वाला जो सर्किट था, इसमें 240 वाट पावर कंज्यूम हुआ, और जो ऊपर वाला सेल था इसमें 320 वाट पावर कंज्यूम हुआ। नेट मिला के कितना पावर कंज्यूम कर लिया, कितना निकाला 560 वाट। ठीक, 560 वाट। अब एक बात बताओ, ये जो करंट आई था, ये I1 और I2 का ही तो रिजल्टेंट होगा, तो क्या हम करंट I को I1 प्लस I2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछ ले कि करंट I कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे? सर I1 प्लस I2 कर देंगे। I1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। I1 कितना है 4 साइन 100t माइनस 23 डिग्री, 4 साइन 100t माइनस 23 डिग्री I1 है, और 4 साइन 100t ठीक प्लस 67 डिग्री ये I2 है। ठीक, ये I2 है। अब इसका डायग्राम बनाओ। ठीक, ये क्या करोगे, अब डायग्राम बनाओगे। ठीक, तो ये 100t मान लेते हैं, 100t वाली लाइन है। ठीक, अब 100t से 23 डिग्री नीचे I1 है, ऐसा, ये आपका आ गया I1। ये कितने डिग्री नीचे 23 डिग्री, और 100t से 67 डिग्री ऊपर ये ऐसा, ये I2। ये कितने ऊपर है 67 डिग्री ऊपर है। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल जिसको हम थीटा बोल देते हैं, वो कितना हो गया 67 प्लस 23, 67 प्लस 23 कितना हो गया, 7 और 3 10, 0 1, 90 हो गया। ये तो ये दोनों राइट एंगल पर हो गए। तो ये भी 4 एम्पियर है, ये भी 4 एम्पियर है, दोनों 4 एम्पियर है। तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा कि नहीं, ऐसा, हाँ सर बिल्कुल आएगा ऐसा। तो रिजल्टेंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर हमने वेक्टर करना सीखा था, क्या सीखा था, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू कॉस 90 डिग्री। इनके दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 4√2 एम्पियर। यस सर, 4√2 एम्पियर। यस, और ये दोनों वेक्टर्स क्या थे, बराबर थे, तो इनके बीच का ये एंगल 45 होगा, और ये पूरा एंगल भी क्या होगा 45 ही होगा। एक बात मुझे बताना जरा कि ये एंगल कितना होना चाहिए? सर ये होना चाहिए 45 डिग्री माइनस 23 डिग्री। हाँ सर, ये वाला एंगल ओमेगा टी, ये क्या है ओमेगा टी वाली लाइन, उससे एंगल कितना होना चाहिए, ओमेगा टी मतलब 100t। ये टोटल एंगल था 45, ये छोटा एंगल कितना हो जाएगा 45 माइनस ये वाला एंगल 23, तो ये कितना हो गया 22 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो हमको ये मालूम पड़ गया कि ओमेगा टी से 22 डिग्री आगे है आई, तो हम लिख सकते हैं आई का इक्वेशन कैसे, 4√2 साइन 100t प्लस 22 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? ये हमारा फाइनल करंट का जो है इक्वेशन आ गया कि नहीं, बताओ यार।
यस, ये आपका यार, बन जाओ, ये आपका फाइनल करंट का इक्वेशन आ गया कि नहीं, कि जो करंट फ्लो हो रहा है फाइनली वो इतना फ्लो हो रहा है। सारी इक्वेशन निकाल दी बेटा इस क्वेश्चन में। ये ऐसा बाप क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ मैंने बता दिया। मैंने आई का इक्वेशन बता दिया, I1 का इक्वेशन बता दिया, I2 बता दिया, VR1 VL VR2 VC, फिर टोटल पावर भी बता दिया, सारी इक्वेशंस बता दी, टोटल पावर बता दिया, सब कुछ बता दिया। यस यस, ये हो गया। ये मैंने वेक्टर का तरीका यूज किया इसमें। कौन सा तरीका यूज किया बेटा? वेक्टर्स। ठीक, वेक्टर्स मेथड। एक मेथड और है क्या? ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, कैसे? 4 कॉमन आ जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा दो, आपको ये मिल जाएगा। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा दो, ये आपको मिल जाएगा। आपका होमवर्क है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करके उसको बताना है कि क्या सेम आंसर आ रहा है। साइन ए प्लस साइन बी करके क्या सेम आंसर आ रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा इसी करंट का डिस्कशन। सारा चैप्टर मैंने कोशिश की इसमें आपका क्लियर कर दूं। और जिन सवालों में बच्चों को इक्वेशन निकालने में है ना कि आई का टाइम के साथ क्या वेरिएशन है, वो निकालने में दिक्कत आती थी, वो मैंने क्लियर कर दिया है। इस पीडीएफ के लिए आप जीत शशि टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वो मिल जाएगी आपको नोट्स की पीडीएफ। थैंक यू अपना समय देने के लिए, और आगे वाले लेक्चर में आपसे जल्दी ही मिलेंगे। बाय बाय।